हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे 2025 के लिए जो नीट एस्पिरेंट है। ये भस्म बैच का पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारी केमिस्ट्री के अंदर जो केमिस्ट्री है कितने पार्ट में डिवाइड है। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। हमारा जो केमिस्ट्री है इसको पढ़ते हैं 3 पार्ट में। जैसे पहला होगा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक हो गया, एक ऑर्गेनिक हो गया, एक फिजिकल हो गया। ये फिजिकल है। अब देखिए इनऑर्गेनिक में हम क्या करते हैं, 118 एलिमेंट की स्टडी करते हैं, है ना। इतने एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। और हम ऑर्गेनिक में क्या करते हैं, हम जितने भी इनऑर्गेनिक में जितने भी एलिमेंट हैं हम इनमें से एक कार्बन और एक हाइड्रोजन ले लेते हैं स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब दोनों ही जो कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट होते हैं ये दोनों क्या होते हैं 100। अब कितने बचे, अगर हमने 2 ले लिया तो कितने रिमेनिंग एटम एलिमेंट होंगे इसमें, 116। अब जो कार्बन और हाइड्रोजन है, अब जो इनके कंपाउंड होते हैं और 116 पे ये भारी पड़ते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कमेंट करके बताइए। ये लॉन्ग चेन बनाता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 एटम के बीच में क्या होती है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 एटम जैसे कार्बन और हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड की कहानी होती है। अब समझ आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। कार्बन और हाइड्रोजन मीन्स 2 एटम और 1 बॉन्ड की कहानी होती है। जैसे नीचे देख लीजिए यहाँ पे, ये रहा, ये क्या है, एक हाइड्रोजन है, इसको हाइड्रोजन मान लीजिए और इसको, 1 मिनट रुकिए, ये हाइड्रोजन हो गया और ये कार्बन हो गया। इनके बीच में क्या बना हुआ है, एक बॉन्ड बना हुआ है। तो इन्हीं के बीच की कहानी हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। समझ आ गया। देखिए एक बॉन्ड बन रहा है और 2 एटम हाइड्रोजन और कार्बन के बीच की कहानी है ये। आगे चलें। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि जो ये कार्बन होता है लॉन्ग कंपाउंड क्यों बनाता है, लार्ज कंपाउंड क्यों बनाता है, इसका रीज़न बताइए क्यों बनाता है। क्योंकि इसके पास क्या होती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। पहला रीज़न ये हो गया। और ड्यू टू हाई बॉन्ड एंथैल्पी, और इसके पास क्या होता है, हाई बॉन्ड एंथैल्पी होता है। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या बनाया गया, लॉन्ग चेन बनाया गया कार्बन का, बहुत सारे इसमें कार्बन है। अब क्या करता है, एक सिस्टम बनाता है। सिस्टम को क्या करता है, कार्बन स्टेबल करने की कोशिश करता है। अब उसके रीज़न 2 ही हो सकते हैं, एक कैटिनेशन और एक बॉन्ड एंथैल्पी हाई होती है, इसलिए। समझ आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पे ये क्या है, एक मीथेन है। अब मीथेन बहुत सारे कंपाउंड, मीथेन और दूसरे मीथेन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे बनाएगा ये सब। अब ये सिस्टम को क्या करते हैं, स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए सिंगल जो कार्बन बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इसके अंदर, है ना। और कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है इनके पास कोई लीविंग टेंडेंसी नहीं होती है। अगर कहीं भी देखिए कार्बन कार्बन हो गया, अगर कोई यहाँ से क्या करता है, रिएजेंट अगर अटैक करता है तो इनके बीच में कभी ये टूटेगा नहीं बॉन्ड। अगर दूसरा जैसे यहाँ पे क्लोरीन हो गया तब ये लीव कर सकता है। जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी आगे पढ़ेंगे, हैलोजन के अंदर लीविंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा हैलोजन की होती है। समझ आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 11th क्लास के पेज नंबर 3 पर ये सब गिवन है। ये आप पढ़ सकते हैं वहाँ से, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बेसिक है सबसे पहले जो है इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं पेज नंबर। अब बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं। बॉन्ड क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा किसी मॉलिक्यूल्स का हम क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। अब ये मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, ये फ़ोटो होता है। ये क्या होता है, फ़ोटो बनाई जाती है। जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं ना, वैसे ही मॉलिक्यूल्स के हम क्या करते हैं, उससे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं और फिर उसकी मॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं, हम एक फ़ोटो डिज़ाइन कर देते हैं। ये क्या होता है, एक स्टीरियो केमिस्ट्री होती है। जैसे हम ये सब डायग्राम बनाते हैं ना, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर बनाते हैं ये सब। अब नीचे देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आइटम है। हाइड्रोजन आइटम के बीच में क्या क्या रिपल्शन हो रहा होगा, जैसे रिपल्शन कौन कौन सा हो रहा होगा, जैसे लोन पेयर इनके बीच में रिपल्शन हो रहा होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा होगा, स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक हिंड्रेंस
और टॉर्शनल स्ट्रेन, ये सब आगे जाकर और पढ़ेंगे। ये जो बॉन्ड के कारण, दो एटम के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं, समझ आएगी। अब देखिए जैसे हम, मेरे और आपके बीच में क्या चीज़ है, जैसे मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो गया, हमारे बीच में क्या हो गया, एक बॉन्ड हो गया। बट ये बॉन्ड क्या होता है, अगर इसका डेफिनेशन पूछे कि कोई चीज़ होती है मगर दिखती नहीं है ना, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दो जनों के बीच में, जैसे ये मैं हूँ और ये आप हैं, आप पढ़ रहे हैं, हमारे बीच में क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इंटरनेट है जिसकी वजह से आप पढ़ रहे हैं। मगर आपके पेरेंट अगर बाहर से देखें झांक कर कि आप घर में पढ़ रहे हैं अकेले, तो इनको नहीं दिखेगा कि टीचर और बच्चे के बीच में क्या चल रहा है, समझ आ गया। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। अब आगे बताता हूँ। देखिए बॉन्ड क्या होता है, ऐसी अट्रैक्शन होती है जो लगते हैं मगर दुनिया को दिखाई नहीं देते, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, समझ गए। जैसे इस मैन को देख लीजिए, ये मैन क्या कर रहा है, किसी से बातें कर रहा है ये हंसते हुए, तो इसके और किसी और के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा, मगर हमें नहीं दिख रहा है किससे बात कर रहे हैं, समझ आ गया। अट्रैक्शन होती है मगर दिखती नहीं है, इसका अट्रैक्शन किसी और के साथ होगा, है ना। और जैसे ये बच्चा हो गया और ये बच्चा हंस रहा है, तो इसका अट्रैक्शन किसी और के साथ हो रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। और जैसे ये बच्चा मासूम है ना, ये रो रहा है, तो इसका अट्रैक्शन किसी और के साथ होगा, है ना, तो इसलिए रो रहा है ये। अगर अगर किसी के बीच में कुछ ना दिखे तो हमेशा उनके बीच में क्या होता है, वंडरफुल फोर्स होता है ना। अगर कोई दो मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं तो उनके बीच में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो हमेशा क्या चीज़ एग्जिस्ट करेगा उनके बीच में, वंडरफुल फोर्स, समझ आ गया इतना। एक मिनट रुकिए, अब आगे चलते हैं। जैसे ये देख लीजिए, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी के पेज में देख लीजिए, एक वहाँ पे बॉल एंड स्टिक मॉडल होगा। अभी एनसीईआरटी आगे फर्दर रीड करवाऊंगा मैं जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। देखिए हमने अपने एनसीईआरटी में देखा होगा कि एक बॉल और स्टिक मॉडल है ना, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाई जाती है, बॉल एंड स्टिक मॉडल। और एक होता है स्पेस फिलिंग मॉडल, ये रियल मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल होते हैं ये ऐसे दिखते हैं, अगर माइक्रोस्कोप से देखें ना तो ऐसे दिखते हैं। अब इनको पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, दूर दूर कर देते हैं। जो एटम है ये पास पास होते हैं ना, ये वाइट वाला देखिए, इनको क्या कर देते हैं, दूर दूर कर देते हैं। ये स्पेस फिलिंग मॉडल होता है। अब इनके बीच में क्या क्या होता है, जो एटम में होते हैं इनके बीच में लोन पेयर रिपल्शन होता है। वेस्पर थ्योरी इसमें देखते हैं हम, है ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इसमें रिपल्शन होता है, समझ आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं। दुनिया में दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक वीक फोर्स होता है, समझ आ गया। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो किसी चीज़ की बिल्ड क्वालिटी देखते हैं, है ना। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या करते हैं, कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसी कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, ये समझ आ गया। जैसे मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, इनको बनाने का काम करते हैं। अब देखिए कंपाउंड को पास लाने का काम कौन करता है, ये वीक फोर्स करते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जो वीक फोर्स होते हैं। जैसे वीक फोर्स डिसाइड करते हैं, जैसे कोई कंपाउंड क्या लिक्विड है, कोई कंपाउंड क्या सॉलिड है, कोई कंपाउंड क्या लिक्विड है, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है। इतना समझ आ गया, कोई सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये कौन डिसाइड करता है, वीक फोर्स से डिसाइड करते हैं। अब देख लीजिए कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और केमिकल प्रॉपर्टी केमिस्ट्री में आप आगे फर्दर पढ़ेंगे, है ना। जैसे 11th क्लास 12th क्लास में भी देखेंगे। 12th क्लास में जैसे हैलोजन वाला हो गया, पहला चैप्टर हो गया केमिस्ट्री का, उसके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम आंखों से देखकर बता सकें, है ना। जैसे कोई ये व्यक्ति है ना, ये मोटा है, ये पतला है, और जैसे किसी कलर को हम देख कर बता सकें, है ना, कलर हो गया, इसको फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर डालते हैं। किसी भी चीज़ को अगर देख के बता सकें, जैसे मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया और बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। मेल्टिंग पॉइंट कैसे, देखो अगर हम किसी चीज़ को उबालते हैं, हम टेम्परेचर नोट करते हैं, तो देख रहे हैं ना, हम आँखों से देख के बता रहे हैं कि कोई चीज़ कितने टेम्परेचर पे क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। और बॉइलिंग पॉइंट भी हम किसी टेम्परेचर को देख कर बताएंगे कोई चीज़ कितने टेम्परेचर पे उबल रही है, समझ आ गया। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी है
इसमें हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करके किसी कंपाउंड का पता लगाते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन होता है। समझ गया? अब यहाँ पे हिंदी एक बार सही कर लीजिए, इसमें जल्दबाजी में यहाँ पे गलती होगी। अब देखिए, अगर बिल्ड क्वालिटी किसी चीज़ की देखनी है ना, किसी कार की अगर बिल्ड क्वालिटी अच्छी है या अच्छी नहीं है, वो कौन डिसाइड करेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। समझ गए? अगर बहुत सारे कार क्या करते हैं हम, बहुत सारे कारों को एक जगह सभी को लाकर खड़ा कर दें, तो सभी कार एक जगह आई किसकी वजह से? वीक फोर्स की वजह से। समझ गए? अब यहाँ पे क्या लिखा है, सभी कार के ड्राइवर पास पास आ गए, वो किसके कारण हो गया? एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, उनके बीच में कोई वीक फोर्स होगा, है ना, इसकी वजह से। अब दुनिया में कोई चीज़ कब अलग होती है? अगर हम देखें, कोई भी चीज़ दुनिया में अलग कब होती है? जब वो रियल में क्या हो? अलग हो, है ना। जैसे उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, उसे अलग करने के लिए या तो उसकी क्या हो, फिज़िकल प्रॉपर्टी अलग हो, या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। समझ गए? जैसे यहाँ पे हीरो को देख सकते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, है ना, शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, ये क्या है, तीनों एक दूसरे से क्या अलग है। वो किस कारण हो गए? इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, मीन्स कोई लंबा है, कोई ज़्यादा वो है, बॉडी बिल्डर है, वो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होगी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया? इनका नेचर, वो कैसे बात करने का नेचर है इनका। समझ आ गया? अब देखिए, कोई डाउट है तो अब आगे चलते हैं। अगर यहाँ से कुछ भी नोट करना है, यहाँ से कर लेना, देख लीजिए यहाँ पे पॉज, वीडियो पॉज करके यहाँ से लिख लीजिए। अब दुनिया में दो टाइप के क्या होते हैं? बॉन्ड होते हैं, ये मैंने बता दिया। एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना, जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में एक कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड आता है। और वीक फोर्स में कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोजन और एक लंदन फोर्स आता है। 1 मिनट रुकिए। वीक फोर्स में कौन से आते हैं? एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक लंदन डिस्पर्जन, यही आते हैं। अब कुछ यहाँ पे मैंने बना रखा है, जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने का काम करता है, जैसे कोवलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, मेटालिक बॉन्ड हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। अगर यहीं पे देखें वीक फोर्स, तो वीक फोर्स कौन कौन से हो गए? देखिए, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो अलग हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, जैसे कीजोन फोर्स हो गया, डिबाई फोर्स हो गया, लंदन फोर्स हो गया, डाइपोल डाइपोल फोर्स हो गया, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो गया, और आयन डाइपोल फोर्स हो गया, आयन इंड्यूस डाइपोल हो गया। ये सभी क्या होते हैं? सेम ही फोर्स होते हैं, जो इतना सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। बस हम क्या पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अंदर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक लंदन फोर्स पढ़ते हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। समझ आ गया? अब देखिए, आगे चलते हैं। अब हमारे देखो, दुनिया में 3 टाइप के क्या होते हैं? मॉडल होते हैं, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे इथेनॉल को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको बॉल्ड एंड स्टिक मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या स्टिक मॉडल। देखिए ऐसे, ये फ्रेम वर्क हो गया। अगर ये पूरा ये क्या हटा दें, जो बॉल लगे हुए हैं इनको हटा दें, तो ये क्या बन जाएगा? फ्रेम वर्क बन जाएगा। अब इन बॉल को पास पास ला दें, पास पास ला देंगे तो क्या हो जाएगा? ये स्पेस फिलिंग, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं रहा, तो स्पेस फिलिंग मॉडल हो गया। समझ आ गया इतना? अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ जैसे ब्यूटेन का यहाँ पे कन्फर्मर बनाते हैं। अब किसी भी चीज़ का कन्फर्मर बनाते हैं, कन्फर्मर में क्या होता है? सबसे पहले कन्फर्मर के बारे में बात करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल्स क्या करता है? सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या करता है? रोटेशन, मीन्स रिवॉल्व करता है या रोटेशन करता है। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मर बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या करता है? देखिए, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन को हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अभी आगे ये मॉलिक्यूल के बारे में बताऊंगा। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड के अराउंड अनस्टेबल हो, अगर कोई भी मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या हो? अनस्टेबल हो, तो उसे स्टेबल करने की ज़रूरत नहीं होती। ग्रीन में क्या लिखा है? तो हमें उसे स्टेबल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप स्टेबल हो जाता है। वो सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या करता है? घूमता रहता है। किसी न किसी टाइप के स्ट्रेन आती है, उसके अंदर किसी न किसी टाइप की स्ट्रेन आती है, इसी वजह से क्या होता है? वो घूमने लगता है और स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। देखिए, इतना समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हैं? अंगड़ाई लेते हैं, है ना।
जैसे बहुत ज़्यादा अगर पढ़ लेते हैं, है ना, या 6 घंटे या 7 घंटे अगर बैठ जाते हैं, तो पढ़ते टाइम क्या होता है, हमारे अंदर एक स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है। अब उसी स्ट्रेन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी जगह से उठ के या तो टहल लेते हैं या रनिंग कर लेते हैं, है ना, या इधर उधर चले जाते हैं, पानी पी कर आते हैं, फिर से बैठते हैं, है ना। तो ऐसी सेम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर भी क्या होता है, स्ट्रेन होता है। उसको दूर करने के लिए क्या करता है, वो मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे रोटेशन होता है इनके बीच में। 1 मिनट रुकिए। जैसे आपके अंदर होता है, हमारे अंदर भी कोई स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, ज़्यादा थकान हो जाता है, तो उसी चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। समझ आ गया? देखिए अब आगे चलते हैं। जैसे ये रहा, एक क्या है, ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है। अब ब्यूटेन का ये मॉलिक्यूल है, देखिए यहाँ पे CH3 है, और इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन मीन्स स्ट्रेन क्रिएट होगा। अब रिपल्शन के कारण क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल हो गया CH3 का, अब ये क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा यहाँ से। देखिए यहाँ पे क्या है, इनके बीच में अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या है, अभी सेम कि उसमें सेम एक ही उसमें प्लेन के वहाँ पे, प्लेन नहीं, 1 मिनट, ये कह सकते हैं कि एक ही तरफ इनका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। अब क्या होता है, इनके बीच में रिपल्शन होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आता है, इसको बोलते हैं एक्लिप्स। इसको कन्फर्मर में पढ़ेंगे आगे जाकर। अब मॉलिक्यूल जो होता है, स्ट्रेन को कम करने के लिए क्या करता है, वो रोटेट करने लगता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड। अब देखिए यहाँ पे CH3 एक ही वहाँ पे थे पोजीशन के वहाँ पे, अब क्या हो गया, एंटी पोजीशन पे आ गई है रिपल्शन के कारण। अब दुनिया में हर मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, एक एनर्जी होती है। जैसे कोई भी निर्जीव चीज़ होगी, अगर उसको जलाते हैं तो उसमें से हीट निकलती है, या सजीव चीज़ होगी, हर चीज़ के अंदर क्या होता है, एक टाइप का एनर्जी होता है। जैसे मॉलिक्यूल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स के अंदर भी होता है। मॉलिक्यूल्स क्या है, एक नॉन लिविंग चीज़ है ये। अब देखिए आपने ये ऐसा वो देखा होगा, ऐसा जिगजैग फैशन, जैसे ब्यूटेन का जैसे हमने बनाया, ये क्यों बनाते हैं, जैसे ये देखिए, अब ये जो मॉलिक्यूल है टर्मिनल वाला CH3, अब क्या आ गया, अपोजिट फेस पर आ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, जैसे ये एंटी पोजीशन पे आ गया, एंटी अपोजिट मीन्स एंटी, 180 डिग्री से क्या होते हैं, रोटेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेन कम हो जाता है। समझे क्या? अब यहाँ पे देखिए, जैसे जिगजैग फैशन देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर, जो भी कंपाउंड बनाते हैं, जिगजैग फैशन हो गया, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन भी बोलते हैं ऐसा। अब ये क्यों बनाते हैं, इसका रीज़न भी पता होना चाहिए। देखिए जैसे ये एक कार्बन है और एक ही है, अब ये क्या हो गया, एक 180 के उसमें क्या आ जाते हैं, ये प्लेन के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो, इनके बीच में कम से कम क्या हो, रिपल्शन हो। समझ आ गया? जैसे ये हो गया और एक ये हो गया, समझ आ गया? इसलिए हम जिगजैग फैशन बनाते हैं। कार्बन एटम एक दूसरे के अगेंस्ट क्या बनाते हैं, 180 पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाता है। इसी की वजह से क्या करता है, ये जिगजैग फैशन शो करता है। अब आपने देखा होगा स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है, स्पेस के अंदर टकराना किसी भी चीज़ के अंदर, उसी चीज़ को स्टीरियो मीन्स क्या होता है, स्पेस के अंदर जो भी रीअरेंजमेंट होता है उसी को स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं, है ना। ये क्या होता है, कम स्पेस के अंदर ज़्यादा ग्रुप का आ जाने से उसके रेडियस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाता है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री। कम स्पेस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रुप आ जाते हैं और रेडियली क्या करते हैं, एक बार फिर से बताता हूँ, कम स्पेस के अंदर ज़्यादा ग्रुप आ जाने से क्या होता है, उसके रेडियस के बीच, आप देखिए यहाँ पे रेडियस लिखा हुआ है, रेडियस के बीच क्या होने लगता है, रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। देखिए इतना समझ आ गया, अब आगे चलते हैं। अब देखिए अगर कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, जैसे CH4 है, मीथेन, 1 मिनट रुकिए, जैसे हमने यहाँ पे क्या बना दिया, मीथेन को ऐसे ओपन स्ट्रक्चर बना दिया, तो मीथेन के कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट में। अब पूरी जो केमिस्ट्री होती है ये पूरी किस पे डिपेंड करती है, हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। इसी से हम पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बस स्टडी करते हैं, जो इनर मोस्ट होता है उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करते। समझ गए? अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या करता है, ये 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। अब चारों क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल कैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने कैमरे का ट्राइपॉड देखा हुआ है, सेम ऐसी स्ट्रक्चर होता है ये टेट्राहेड्रल का। समझ आ गया, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए टेट्राहेड्रल के बारे में एक बार आईआईटी में आया था कि टेट्राहेड्रल के अंदर कितने एटम सेम प्लेन में होते हैं। अब इसमें 3 एटम क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। देखिए ऐसे बताता हूँ, ऐसा होता है टेट्राहेड्रल। अब 3 एटम क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, ये सेम प्लेन के अंदर आ गए। समझ आ गया। और एक क्या होता है, प्लेन के अंदर होता है। टेट्राहेड्रल हर एंगल से क्या होता है, एक टेट्राहेड्रल होता है। अगर जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये वाला कार्बन देखिए, ये क्या है, CH3 है। अगर हम H+ की यहाँ से अटैकिंग करें, अब कहीं से भी अटैक करेगा सेम ही प्रोडक्ट बन गया। समझ आ गया, क्योंकि टेट्राहेड्रल हर एंगल से क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, कहीं से भी डिफरेंट नहीं होता है, कहीं से भी ज़्यादा रिपल्शन नहीं होगा। ये यहाँ से करे या यहाँ से करे या यहाँ से करे या पीछे से जाकर करे, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, कोई प्रोडक्ट में चेंज नहीं आएगा। समझ आ गया, क्योंकि टेट्राहेड्रल क्या होता है, हर एंगल से टेट्राहेड्रल होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो आपने देखा होगा कि स्टीरियो केमिस्ट्री में ये वेज और डैश टेट्राहेड्रल कैसे बनाते हैं। देखिए वेज और डैश में जैसे 2V, 1 मिनट रुकिए, ये वेज और डैश होता है टेट्राहेड्रल बनाने का। अगर हम क्या करें, ये वाला डैश क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, और ये जो ऊपर वाले सॉलिड, ये क्या होते हैं, सॉलिड बॉन्ड होते हैं। ये क्या होता है, सेम प्लेन में होते हैं। और ये वाला कौन सा होता है, बाहर की तरफ होता है। ये टेट्राहेड्रल हो गया। ऐसे ही सेम इसको उल्टा कर दिया तो ये हो गया, है ना। जितनी भी आप स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम मॉलिक्यूलर वेट बट डिफरेंट 3D अरेंजमेंट, है ना। इसके अंदर 2 चीज़ होती है, एक सिस बनता है और एक हमारा ट्रांस बनता है 3D अरेंजमेंट के अंदर। समझ आ गया। सिस के अंदर क्या होता है, सेम, जैसे सभी कंपाउंड क्या है, सेम प्लेन के अंदर है। और ट्रांस के अंदर क्या होता है, डिफरेंट प्लेन, एक अंदर की तरफ होगा, ये क्या होगा, अंदर की तरफ, और ये बाहर की तरफ होगा। समझ आ गया। देख लीजिए, कोई डाउट है तो। अब आगे चलते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में अभी देख लिया हमने, एक सिस बनता है और एक हमारा क्या बनता है, ट्रांस बनता है। ट्रांस क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल्स क्या हो, एक अंदर चले जाए एक बाहर चले जाए, और 2 क्या हो, एक प्लेन के अंदर हो। और सिस के अंदर क्या होता है, ऐसे V बनता है, V ऐसा बनता है, अभी हमने देख लिया था। और इसके अंदर क्या, ट्रांस के अंदर एक एटम कहाँ के अंदर की तरफ चले जाता है और एक एटम बाहर की तरफ होता है। ये इसको बोलते हैं वेज और डैश। डैश क्या हो गया, जो अंदर की तरफ है, और वेज क्या हो गया, जो बाहर की तरफ है, ये जो वाइट वाला हमने बनाया। अब देखिए टेट्राहेड्रल क्या होता है। अगर हम 2V को क्या करें, V टेट्राहेड्रल, देखिए इसमें एक V ये है, एक V ये रहा। इसको देखते हुए जाइए, इमेजिनेशन करना है। 2V एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, जैसे एक ये रहा और एक क्या हो, ऐसे हो, और एक अंदर की तरफ हो। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। एक V क्या हो, एक तो प्लेन के अंदर हो 2 एटम, और एक क्या हो, प्लेन के अंदर और एक प्लेन के बाहर हो। ये अंदर है और ये क्या है, बाहर है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसको। अब दिखाता हूँ, देखिए ऐसा होता है ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, और ये दोनों तो क्या हो गए, सेम फेस में हो गए, सेम प्लेन में हो गए, सेम फेस नहीं सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में हो गया। और ये देखिए ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ हो गया। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। समझ आ गया तो। अब चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, इसमें सभी क्या होते हैं, सभी एटम सेम प्लेन में होते हैं। चारों एटम क्या हो गए, सेम प्लेन में आ गए। 2V क्या होते हैं, ऐसे आ जाते हैं सेमी प्लेन में। इसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर।
देख लीजिए, इतना समझ आ गया। अब दुनिया में क्या होता है, दो टाइप के क्या होते हैं, दुनिया में कोई भी एटम टर्मिनल पर होते हैं तो वो क्या करते हैं, दो टाइप के नेचर शो करते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल नेचर और एक स्क्वायर प्लेनर। अगर दोनों वी क्या हो, एक अंदर की तरफ है इसका एटम जाए और एक बाहर की तरफ, तो टेट्राहेड्रल बनाएगा। टेट्राहेड्रल हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर बनाते हैं। और ऐसी स्क्वायर प्लेनर मीन्स सेम प्लेन में सभी चारों क्या होते हैं, एटम होते हैं, तो स्क्वायर प्लेनर होता है, इसको सिस बोलते हैं, और टेट्राहेड्रल को ट्रांस बोलते हैं। समझ आ गया। और स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, ऑलवेज जीआई शो करता है। समझ आ गया। अब आपने ये पढ़ा होगा, नोट लगा के ये सब पढ़ाते हैं कि इसमें क्या होता है, अगर दो क्या हो, इसमें डबल बॉन्ड हो, है ना, दो डबल बॉन्ड हो और फिर टर्मिनल पे क्या बनता है, इसमें टेट्राहेड्रल ही बनता है। जैसे एक कहाँ पे जाता है, अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ आता है। ये क्या शो करेगा, टेट्राहेड्रल। जीआई शो नहीं करेगा। टेट्राहेड्रल क्या शो करता है, ऑलवेज ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। समझ आ गया। दो हो, दो इसमें क्या हो, दो डबल बॉन्ड इसमें हो, है ना, या चार इसमें डबल बॉन्ड हो, या छः डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में। समझ आ गया। तो इस ये हमेशा क्या शो करेगा, ऑलवेज ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, जीआई शो नहीं करेगा कहीं भी। समझ आ गया। इसको नोट करके अभी नोट कर लीजिए। अब इसको आगे पढ़ाऊंगा जब ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे। अब देखिए कायरल सेंटर क्या होता है। कायरल मीन्स एक कार्बन होता है और इससे अलग अलग 1 2 3 एंड 4 अलग अलग इसमें चार क्या होते हैं, एटम कंबाइन होते हैं। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए इस डायग्राम के अंदर, है ना, कार्बन सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स सभी जो कार्बन से अटैच होते हैं चार एटम, वो सभी डिफरेंट होते हैं, अलग अलग। यहाँ पे मैंने कलर दिखा रखा है, सभी अलग है। ये टेट्राहेड्रल नेचर शो करता है। जो कायरल कंपाउंड होता है ये कायरल सेंटर होता है। अब देखिए सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है, इनकी स्टडी करने के लिए कुछ साइंटिस्ट हैं। सबसे पहला आया न्यूमैन, आया इन स्ट्रक्चर को देखने के लिए। पहला साइंटिस्ट आया कौन, न्यूमैन। इसने क्या करा, 3D मॉलिक्यूल को क्या करा, इसने 2D में रिप्रेजेंट करने का काम करा, है ना। मॉलिक्यूल इन्होंने क्या करा, मॉलिक्यूल्स की कुछ फ़ोटो बनाई। जैसे ये रहा, ये क्या है, 3D अरेंजमेंट है, 3D। अब उसी को इन्होंने क्या कर दिया, 2D में चेंज कर दिया। समझ आ गया। और देखो यहाँ पे 3D में क्या होता है, टेट्राहेड्रल हो गया कि तीन एटम क्या होते हैं सेमी प्लेन में। अभी ये जो ये IIT का जो IIT एडवांस ये क्वेश्चन आ चुका है कि टेट्राहेड्रल में क्या होता है, तीन एटम हमेशा क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, और एक प्लेन के अंदर होता है या बाहर होता है। समझ आ गया। ये न्यूमैन ने दिखाया कि 3D को 2D में रिप्रेजेंट करा। देखिए ऐसा होता है। अब देखिए जो सामने वाला होता है, ये सामने वाला होता है, इसको किससे दिखाया गया, डॉट से। और जो पीछे वाला जो ये कार्बन होता है, इसको बड़े सर्कल से दिखाया गया। इतना समझ आ गया। यही है न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब ऐसी सी हॉर्स आ गया, सी हॉर्स प्रोजेक्शन, 100 हॉर्स बोल सकते हैं, सी नहीं 100 हॉर्स। 100 हॉर्स ऐसे एक स्टिक बनाते हैं। ये हो गया, ये फ्रंट वाला कार्बन होता है, ये बैक वाला कार्बन होता है। और फिर यहाँ पे CH3HH यहाँ पे लगा दिया, CH3HH यहाँ पे फ्रंट वाले पे, और बैक वाले पे भी सेम। अब एक होता है ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन हो गया, और एक होता है हमारा वेज डैश प्रोजेक्शन हो गया, और एक होता है हमारा फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, स्टिक बना देते हैं ऐसे, और ऊपर नीचे और दाएं बाएं क्या कर देते हैं, एक एक एटम लगाते हैं। समझ आ गया। एटम हो गया, मॉलिक्यूल साइड साइड में लगा देते हैं, ऐसा फिशर प्रोजेक्शन दिखा जाता है। अब आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे ये रहा, ये क्या हो गया, 100 हॉर्स हो गया ये प्रोजेक्शन, है ना। और ये क्या हो गया, न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया, ये वेज डैश हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, ये पूरा फिशर प्रोजेक्शन हो गया। देख लीजिए यहाँ से समझ आ जाएगा, क्लियर। अगर मैं पूछूं कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, यस या नो, हाँ,
हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा कब? जब न्यूट्रल एटम हो, न्यूट्रल फॉर्म में हो। कार्बन 3 बॉन्ड भी बनाता है ना, जब इंटरमीडिएट बने। इंटरमीडिएट क्या? जब कटायन बने। कटायन को इंटरमीडिएट बोलते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर जो कटायन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। ये देखिए यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, ये रहा कटायन, एक ही रहा, एक ही रहा, ये रहा, 3 बॉन्ड बनाता है ये कार्बन। अब यही 2 बॉन्ड भी बनाता है जब कार्बन देखें। कार्बन क्या करता है? 2 बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन क्या क्या बना सकता है? 4 बॉन्ड भी बना सकता है, 3 बॉन्ड भी बना सकता है, 2 बॉन्ड भी बना सकता है। समझा क्या? अगर ये सर्चन रीजन में आ सकता है ये क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना। क्या कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है? नहीं, कार्बन डबल, ट्रिपल और सिंगल भी बनाते हैं। ये रहा सिंगल, डबल और ट्रिपल, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। समझ आ गया? क्या आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। एक मिनट रुकिए, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कार्बन सब पर भारी कैसे पड़ता है, क्योंकि इसके पास क्या होती है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अब देखिए एनसीईआरटी के अंदर कुछ ऑर्गेनिक के ऊपर कहानी दे रखा है ना। एनसीईआरटी का जो ये बुक नंबर 2 है, इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे एक कहानी दे रखी है। इसमें क्या बताया गया कि कुछ क्या होती है, पहले के टाइम क्या होता था कि शुरू में लोग क्या मानते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड कुछ शक्तियों से मिलके बनती है, देव शक्तियों से। देव मीन्स कुछ भगवान की शक्तियों से मिलके बनी हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हो। यहाँ पे इनको क्या कह सकते हैं हम? रहस्यमय शक्तियाँ। पहले कुछ रहस्यमय शक्तियाँ होती थी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाती थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी कंपाउंड होते हैं वो सब बनाती थी कुछ रहस्यमय शक्तियाँ, उनको देव शक्तियाँ पहले बोलते थे लोग। समझा क्या? अब फिर क्या हुआ? अब देखो, इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई है। जैसे आप कभी गांव में गए होंगे, है ना। गांव में जैसे किसी दोस्त के घर के वहाँ पे रुक जाते हैं रात को 12 बजे तक, है ना, और फिर आपके घर से कॉल आता है, तो रहस्यमय शक्तियाँ कुछ उनके बारे में बताता हूँ। आप 11 बजे तक उनके वहाँ पे रुके हुए, आपके घर से उसी समय क्या आता है? घर से कॉल आता है आपके फ़ोन पे, और फिर ठीक आप अपने दोस्त के घर से निकलते हैं तो रास्ते में 2 टाइप के रास्ते दिखते हैं रोड के वहाँ पे। जैसे आपके घर वालों ने क्या करा? कॉल करा आपके पेरेंट ने मिडनाइट को, जैसे 12 बजे के टाइम ऐसे था उस समय, आपने कॉल पिक करा और फिर आपके घर वालों ने बहुत डांटा कि ये इतनी रात को आप बाहर क्या कर रहे हो। और फिर अब जैसे आप अपने दोस्त के घर से जैसे बाहर निकलते हो तो आपको रोड के वहाँ पे 2 रास्ते मिलते हैं। एक तो मिलता है एक सुनसान रास्ता जहाँ पे आपको डर लगता है कि वहाँ पे भूत हो सकता है, और एक है सही रास्ता जहाँ से जाने पे आपको डर नहीं लगता है। तो ऐसी देव शक्तियाँ पहले होती थी, ऐसे मानते थे। समझ आ गया? पहले के लोग समझते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? देव शक्तियों से बनी हुई है, देवी देवता इससे बनी हुई है। अब इसी चीज़ को समझाने के लिए अब यहाँ पे देखिए, इस थ्योरी को फिर बाद में क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, देव शक्तियों को माना गया था। अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस ने, ये स्वीडिश केमिस्ट थे, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इन्होंने क्या बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं ओनली बाय अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स। कुछ मिस्टीरियस मीन्स वही देव फोर्स होते हैं, देव शक्तियाँ होती है, उससे बनी हुई है ना। एग्जिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। बट इस चीज़ को किसने रिजेक्ट कर दिया था? फ्रेडरिक वूलर ने। 1828 के अंदर इन्होंने क्या कर दिया था? इसके एक्सपेरिमेंट को या इसके डिस्कवरी को रिजेक्ट कर दिया था। फ्रेडरिक वूलर कहाँ थे के? एक मिनट, वूलर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था किसको? वाइटल फोर्स थ्योरी को। अब देखिए फिर फ्रेडरिक वूलर है, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा।
इन्होंने क्या लिया, अमोनियम सल्फेट लिया, और इन्होंने क्या करा, एक बार लैब के अंदर ये क्या कर रहे थे उस समय, अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जैसे इन्होंने सबसे पहले अमोनियम सल्फेट लिया था और पोटेशियम साइनेट लिया था। अब इससे एक कंपाउंड बनता है अमोनियम साइनेट। जैसे इन्होंने इन दोनों से क्या करा, रिएक्ट करवाया, तो इससे एक कंपाउंड बनता है अमोनियम साइनेट बनता है NH4 प्लस NCO, ये बनता है। अब इन्होंने बोला कि मैंने एक क्या बना लिया, सभी लोगों से इन्होंने बोला, जो वूलर थे यहाँ पे, फिजर वूलर, इन्होंने बोला सभी लोगों से कि मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर लिया, बना लिया। अब लोगों ने इनसे क्या बोला कि अगर तुमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया तो इस चीज़ को सिद्ध करके दिखाओ या प्रूफ करके दिखाओ। अब वूलर ने क्या करा, अमोनियम साइनेट का टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले अमोनिया टेस्ट लगाया और फिर साइनेट टेस्ट। अब ये दोनों टेस्ट में फेल हो चुका था जो इन्होंने कंपाउंड बनाया था अमोनियम साइनेट। अब धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, है ना। वूलर ने अपने दोस्त से बोला, अब वूलर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, फिर इन्होंने अपने दोस्त से बोला कि भाई साहब, मैंने काफ़ी देर से टेस्ट लगा रहा हूँ मगर टेस्ट नहीं दे रहा, है ना, मगर मेरे को इसमें से एक अजीब सी स्मेल आ रही है। ऐसा लग रहा है कहीं सूंगी सूंगी लग रही है, मीन्स कहीं इन्होंने ये स्मेल कर रखी है, ऐसी स्मेल लग रही है। वो स्मेल क्या, किस चीज़ की स्मेल आ रही थी उसमें, यूरिया, जो टॉयलेट या यूरिन होता है उसी चीज़ की स्मेल आ रही थी उसमें से, गंध। अब उन्होंने क्या करा, यूरिया टेस्ट लगाया। जैसे ही उन्होंने यूरिया टेस्ट लगाया, वो यूरिया टेस्ट में क्या हो गया, पास हो गया। तो उसी समय क्या हुआ, सबसे पहले यूरिया का डिस्कवर हुआ या खोज हुआ सबसे पहले, समझ आ गया। फिर यूरिया आया, फिर उसके बाद बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड हैं, है ना। सब दुनिया को पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया जा सकता है लैब के अंदर। ये किसने बताया, वूलर ने बताया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, किसे कहते हैं, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, और उसके साथ नाइट्रोजन डेरिवेटिव हो या हैलोजन फैमिली हो। नाइट्रोजन फैमिली या हैलोजन फैमिली हो तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे CO क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे CH4 हो गया, कार्बन हाइड्रोजन आ गया, ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। अब जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये सभी किसके अंदर आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। समझ आ गया। अब यहीं पे हमारा होता है लेक्चर कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर कल या परसों अपलोड होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।